चालू हो गया ना? हिंदी साहित्य, हाँ, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य। देखिए वो एकदम प्रारंभ से चालू करते हैं ना। तो हिंदी साहित्य में आपको पता होना चाहिए भाषा के विषय में। किसके विषय में बाबू? भाषा। आखिर भाषा होती क्या है, कोई बताए बोले? भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने विचारों को जिस माध्यम से किसी के सामने प्रकट करता है। और बोलिए, सुत्याल हुआ कायदे से बढ़िया कदा। और बोलिए, नहीं पता? देखिए भाषा क्या होती है कि अपने विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम। विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम क्या होता है? भाषा। अब भाषा दो रूपों में चलती है वो, एक तो होकर व्यापक रूप है और एक होकर सीमित रूप है। कितने रूप है? दो। एक कौन सा है? व्यापक और एक सीमित। व्यापक रूप में और सीमित रूप में। व्यापक मतलब बड़े पैमाने पर, जैसे आप कोई मान लीजिए कि अगर कुछ कर भी, जैसे मान लीजिए कि इसको कहीं जाना है तो वो इसे कर देती है कि वो समझ जाएगी कि हाँ जाना है ना। या अगर मान लीजिए कोई इशारा है, आप कहते हैं कि क्या हो, तो वो एक मतलब क्या समझता है? सब ठीक है ना, तो ये समझ जाते हैं। ये हो गई एक व्यापक रूप है, बड़ा रूप है, एमा सब चीजें आ जाएगी। जैसे कुत्ता, एक कुत्ता दूसरे कुत्ता से विवाद करता है ना, तो ये बहुत बड़े एरिया पर। लेकिन जो सीमित एरिया में होता है उसको कहते हैं हम लोग मतलब जिसे बोलकर हम समझा रहे हैं आपको, लिख कर ही समझाएं, लेकिन एक सीमा में। जैसे मान लीजिए कि अगर हम मनुष्य के बीच में बस वार्तालाप चल रही है तो वो कौन चीज रहेगा? सीमा में है ना। कुत्ते में हो रही है लेकिन एक सीमित है तब। लेकिन अगर बहुत सबको ले लेंगे उमा तो क्या हो जाएगा? व्यापक रूप। समझ में गया? तो एक सीमित एरिया में देखेंगे तो वो कहलाएगा सीमित। ऐसी सीमित को हम लोग कहते हैं वो वांग्मय। क्या कहते हैं? वांग्मय। ठीक लिखे हैं? मुझे लग रहा है गलत है, कौन ऐसे रहेगा मनिया कहीं। अरे ठीक है चलो, बोल तो रहे हैं। क्या कहते हैं? वांग्मय ना। वांग्मय का अर्थ होता है अभिव्यक्ति का साधन। वांग्मय का अर्थ क्या होता है? अभिव्यक्ति का साधन। अभिव्यक्ति का साधन एकदम प्रारंभ से किया है वो। ठीक है कि हिंदी साहित्य आखिर है क्या, साहित्य को आखिर हम पढ़ रहे हैं तो ये साहित्य आता कहाँ है ना, वहां से। तो वांग्मय का अर्थ क्या हो गया? अभिव्यक्ति का साधन। अभिव्यक्ति का साधन यानी बातचीत करने का साधन, माध्यम कहलाता है वांग्मय। तो वांग्मय समझ में आ गया? कोनो दिक्कत? भाषा शब्द कहेंगे तो भाषा क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान करना। क्या कहलाता है? भाषा। और यह दो रूपों में, एक व्यापक रूप में और एक सीमित। सीमित वाले को ही हम लोग कहते हैं वांग्मय। हालांकि वांग्मय का दोनों अर्थ हो सकता है ना। एक तरह से कहिए कि अभी भाषा और वांग्मय एक ही चीज है ना। तो वांग्मय का अर्थ क्या हो गया? वो अभिव्यक्ति का। वांग्मय का अर्थ क्या हो गया? फिर से बोलिए। कोई दिक्कत है मैं किसी को बाबू? आगे की ओर बढ़ा जाए। देखिए वांग्मय की अगर बात करेंगे, इसको मिटा दें। समझते रहिएगा, लास्ट में हम लिखवा लेंगे वांग्मय। देखिए वांग्मय तीन तरह से हो सकता है वो। कितने तरह से हो सकता है? एक को कहते हैं वार्ता, एक को कहते हैं शास्त्र और एक को कहते हैं साहित्य। वांग्मय के कितने भाग होते हैं? तीन। कितने भाग होते हैं? तीन। अब वांग्मय होता क्या है? अभिव्यक्ति का साधन।
ठीक है, और इसके कितने भाग होते हैं? तीन। कौन कौन? वार्ता, शास्त्र, वार्ता, शास्त्र, साहित्य। फिर से बोलिए, एक बार और बोलिए। क्लियर है ना? अगर हम बात करें वार्ता की, तो अब देखिए इसमें शब्द का महत्व कम होगा, इसमें शब्द का महत्व कम होगा, लेकिन उसके अर्थ का महत्व ज्यादा होता है ना। तो जिसमें शब्द का महत्व कम हो लेकिन उसके अर्थ का महत्व ज्यादा हो, वो क्या कहलाता है? वार्ता ना। समझ में आ गया कि नहीं? जिसमें शब्द का महत्व कम हो लेकिन उसके अर्थ का महत्व ज्यादा हो, वो कहलाता है वार्ता। जैसे अगर हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो बोलते समय हो सकता है कि हम इधर उधर कोनो बात बोल दें ना, लेकिन आप उस अर्थ को समझ रहे होंगे कि हाँ सर जी ये बात कह रहे हैं ना, तो वो किस में आने वाला है? वार्ता में ना। समझ में गया कि नहीं? अगर मान लीजिए हम किसी को कह रहे हैं कि तू खूब घूमत देखती तो क्या, हम एक मतलब क्या है कि वो बस घूमिए रही है, एक मतलब ही तो है नहीं। खूब घूमा तो मतलब आप घूम रही थी, हम आपको देखें घूमते हुए, एक मतलब शब्द का महत्व है हमरे लेकिन कम है, लेकिन उसके अर्थ का महत्व ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि हम आपको डायरेक्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि मत घूमिए ना। समझ में गया कि नहीं? तो जब शब्द का महत्व कम होता है और उसके अर्थ का महत्व ज्यादा होता है, तो क्या कहलाता है? वो वार्ता। क्लियर है? और जहां शब्द का महत्व ज्यादा हो और उसके अर्थ का महत्व कम हो, वो क्या कहलाता है? वो शास्त्र। जहां शब्द का महत्व अधिक हो और अर्थ का महत्व कम हो, वो क्या कहलाएगा? शास्त्र। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? देखिए जैसे जितना भी विज्ञान ले रहे हो वो कुल कोने में आएगा। जैसे अगर हम फिजिक्स में मान लीजिए, भौतिक विज्ञान में कोनो चीज उठा लिए, कोनो टॉपिक मान लीजिए हम कह दिए कार्य, तो कार्य ओकरे शब्द का महत्व ज्यादा है, कार्य की जगह अगर कुछ और बोलेंगे ना तो दूसरी चीज हो जाएगा। जैसे कार्य की जगह हम कहने लगे कि कार्य नहीं, चलो आवेश रहेगा, एक मतलब बदल गया, कार्य अलग चीज है, आवेश अलग चीज है। नहीं समझे हमारी बात? अलग अलग हो जा रहा है ना। जैसे अगर आप लोग कह रहे हैं अम्ल, अम्ल आप मान लीजिए पढ़ाए या अम्ल कहे, तो अम्ल कहे तो अम्ल ही अगर आपको समझाना हो या कुछ कहना हो तो अम्ल कहना होगा, क्षार कह देंगे तो बदल जाएगा ना। अब ये नहीं कह सकते कि हम अम्ल कहें क्षार को समझा दें, ऐसा हो पाएगा? नहीं। लेकिन वार्ता में ऐसा हो सकता है। जैसे अगर हम आपसे कहें का हो ठीक हो, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम ऐसे भी कहें तब भी आप कह सकते हैं। मतलब शब्द का महत्व नहीं है वार्ता में, लेकिन यहाँ पे शब्द का महत्व ज्यादा है। नहीं समझ में आ रहा है बात हमारी? आ रहा है ना? चले, तो यहाँ क्लियर हो गया। हालांकि इससे कोई मतलब भी नहीं रखना है बाबू, आपको इससे कोनो मतलब नहीं रखना है। आपको पढ़ना कौन चीज है? साहित्य। यहाँ पढ़ना है आपको ना, ये समझने के लिए कि भाई 3 पार्ट होता है तो कौन क्या है कैसे है वो हम आपको बता दिए। साहित्य आपको पढ़ना है। हिंदी साहित्य में क्या, इसमें क्या होता है बाबू कि शब्द और अर्थ दोनों में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। दोनों में क्या रहती है? यानी वो कहेगा कि हमार महत्व है, आई वाला अर्थ कहेगा नहीं हमार महत्व है। ठीक है? दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, किसी एक को भी आप कम नहीं कर सकते। समझ में क्या? अगर किसी एक को भी कम करेंगे तो साहित्य से वो गायब हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो दोनों का महत्व एवं बना रहता है। क्लियर है कि नहीं? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? तो बताइए। वो भाषा की अगर बात करेंगे तो भाषा को 2 रूपों में बांट सकते हैं। कौन कौन? व्यापक और व्यापक रूप में अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़े एरिया में जो भाषा का प्रयोग होता है। सीमित भी उसी व्यापक का भाग है। जैसे व्यापक और उसके अंदर क्या आ गया? सीमित ना। तो व्यापक बहुत बड़े एरिया में, असीमित एक विशेष में ना। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे हम अगर बात करें मनुष्य में,
बकुला में, कौआ में, कुल यानी का भाषा जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, व्यापक। लेकिन अगर पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की बात करें, जैसे मान लीजिए मनुष्य की बात कर लिए, तो मतलब क्या हो जाएगा, तो सीमित। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद सीमित, हालांकि भाषा को ही हम लोग कहते हैं बाबू वांग्मय। क्या कहते हैं? वांग्मय। वांग्मय का अर्थ क्या होता है? अभिव्यक्ति का साधन। अभिव्यक्ति के कितने साधन होते हैं बाबू? 3। कौन कौन? वार्ता, शास्त्र और साहित्य। जहाँ पे शब्द का महत्व कम हो और उसके अर्थ का महत्व ज्यादा हो, वो क्या कहलाता है? और जहाँ पे जैसे गाँवों में भी देखिएगा ना, लोग अजीबे आपसे बतियाएंगे, कहेंगे कुछ और। जैसे अगर दो लोगों में झगड़ा भी लगाना हो ना, तो आप लोगों में वो इनडायरेक्ट रूप से आपसे कहेंगे कुछ और, अर्थ कुछ और निकल रहा होगा। झगड़ा ऐसे ही नहीं लगाया जाता है। किसको कहते हो? कहा कुछ और जा रहा है, लेकिन अर्थ कुछ और निकल रहा है। तेकर मतलब क्या है वो? अरे बातचीत करना, बातचीत करने में ना, ये सब बातचीत यही में आता है। वार्ता मतलब कौन चीज होता है? बातचीत। जितना भी विज्ञान है, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे आप फिजिक्स का कोई टॉपिक ले लीजिए, चाहे सामाजिक विज्ञान का कोई टॉपिक ले लीजिए, चाहे इकोनॉमिक्स का ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, कहाँ चला जाएगा वो? शास्त्र विज्ञान। उसका नाम है शास्त्र विज्ञान। आपको ना नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समझेगा? वो सब वही में जाने वाला है। क्लियर है कि नहीं? साहित्य, हमको क्या पढ़ना है बाबू? जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में प्रतिस्पर्धा रहे, वो क्या कहलाता है? याद रहेगा ना? आगे की ओर बढ़े, इसको इरेज कर दें। देखिए, हिंदी साहित्य पे आ गए हम लोग ना। अभी हम लोग हिंदी साहित्य पे नहीं आए। साहित्य क्या होता है जान गए। साहित्य की अगर परिभाषा बोलनी रहे तो आप कह सकते हैं बाबू कि साहित्य वांग्मय का वह भाग होता है जिसमें जहां शब्द और अर्थ में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है ना। कह सकते हैं कि साहित्य वांग्मय का वह भाग है जिसमें शब्द और अर्थ में क्या रहती है, वो कहलाता है साहित्य। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए, अब यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं साहित्य। समझ में आ गया ना? देखिए, अभी थोड़ा सा पीछे की ओर भाषा की ओर चलते हैं। वो भाषा से अब हिंदी साहित्य पे हम लोग आ रहे हैं ना। तो पहले हम लोग जानते हैं कि भाषा हमारी हिंदी कहाँ से आई ना। तो सबसे पहले अगर आप लोग अभी अब इतिहास का सेक्टर देख रहे होंगे, आप लोग यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है ना, तो उसमें अभी हम पाषाण काल पढ़ाए हैं। फिर इसके बाद पढ़ाएंगे वो अभी सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद पढ़ाएंगे वैदिक सभ्यता ना। जब वैदिक सभ्यता बताएंगे तो वहां पे हम बताएंगे, उसमें आप देखिएगा वहां हम आर्य शब्द का जिक्र करेंगे आपसे ना। तो आर्य, और वहां पे हम भाषा एक अलग चैप्टर ही है। अभी के लिए मोटा मोटा हम बता देते हैं आपको ना, नहीं तो यह टॉपिक चलने लगेगा भाषा, साहित्य छोड़ के क्या चलने लगेगा, भाषा। तो भाषा को थोड़ी देखना है हमको, किसको देखना है? हिंदी साहित्य को। तो हम बस मोटा मोटा समझ लेते हैं कि जो आर्य थे बाबू, वह ईरान से भारत आए थे ना। अब भारत में आने के बाद वह लोग उनकी जो श्रेष्ठ भाषा हुआ करती थी, उस संस्कृत बोलते थे। कौन सी बोलते थे? संस्कृत। तो अच्छा, वैदिक सभ्यता दो कालखंडों में बट गई। एक का नाम था ऋग वैदिक और एक का नाम था उत्तर वैदिक। तो दोनों के समय भाषा भी बट गई बाबू ना। उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अलग अलग कालखंडों में तो हम लोग एक का नाम दे देते हैं वैदिक संस्कृत। क्या नाम दे देते हैं? वैदिक संस्कृत। और एक इसके बाद बना लौकिक। क्या बन गया वो? लौकिक संस्कृत। ठीक है।
संस्कृत पाली, इसके बाद कौन सी भाषा आई? यहाँ आ गई पाली। फिर आ गई बाबू प्राकृतिक, प्राकृतिक संस्कृत पाली प्राकृतिक अपभ्रंश, क्या आ गया बाबू? अपभ्रंश। फिर अवहट, फिर आई प्राचीन हिंदी। हम यहाँ से डायरेक्ट हिंदी लिख देते हैं, हिंदी, ठीक है। ये आपकी भाषा का क्रम है, यहाँ पे हम लोगों को हिंदी मिला। एक और अगर टाइमिंग कहेंगे बाबू ना तो 1500 से 5500 घटते जाइएगा। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक जो भाषा बोली जाती थी वो क्या बोली जाती थी बाबू? वैदिक संस्कृत। ईस्वी क्या होता है, ईस्वी पूर्व क्या होता है, ये हम आपको समझा दिए होंगे, उसमें देखे होंगे आप ना। तो इतिहास में दो ही चीज बड़ा महत्वपूर्ण होता है, एक तो डेट विशेष तौर पे, कभी ईस्वी रहेगा कभी ईस्वी पूर्व रहेगा। तो नहीं पता होगा तो वहां देखिएगा अपना, अब फिर से एक इतिहास पढ़ाना दिक्कत हो जाएगा। देखो यहाँ ईस्वी पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले से लेकर ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल तक कौन सी भाषा थी? वैदिक संस्कृत, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 1000 से 500 ईस्वी पूर्व तक कौन भाषा थी बाबू? अच्छा, फिर 500 से 1 ईस्वी तक कौन थी बाबू? पाली ना। अब 1 ईस्वी आ गए, अब यहाँ से 1 ईस्वी से लेकर 500 तक कौन रहेगा? प्राकृतिक। इसी में महात्मा बुद्ध 463 ईसा पूर्व में उनका जन्म, आप पढ़े होंगे नहीं? 583 में, 463 में एक्सपायर कर गए थे, इसी में नहीं इनका है। 563 में जन्म हुआ था, 480 साल में मर गए थे ना। इसके बाद फिर 500 से 1000, और ये 1000 से बाबू अब तक अभी तक यहाँ पे हम लोग है, समझ में गया? यानी आर्य जब आए थे तो वह कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत ना। अब फिर धीरे धीरे रूप बदलता गया और आ गए हम लोग संस्कृत, और उसके बाद फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर यहाँ आ जाएंगे आपके महावीर स्वामी, हम आएंगे महात्मा बुद्ध यहाँ, महावीर स्वामी इधर ना। तो ये सब पूरा क्रम है, समझ में आ गया कि नहीं? हमको कहाँ पढ़ना है बाबू? हिंदी साहित्य। हिंदी यहाँ आ गए, साहित्य क्या था यो बता दिए, नहीं समझे? हिंदी कैसे बना क्लियर हो गया। अब इसके पीछे हम लोग उधर वांग्मय से आ गए साहित्य पे, साहित्य क्लियर हो गया। तो अब हम लोग जान गए कि हिंदी साहित्य क्या है ना। हिंदी भाषा कैसे बनी, भाषा को पूरा नहीं बताए हैं, केवल हल्का सा समझ में आया है ना। नहीं तो अगर पूरा लेंगे बाबू तो बड़ा ज्यादा हो जाएगा। भाषा एक अलग चैप्टर में है ना। तो भाषा कितने प्रकार की है, कौन है, और लिखित मौखिक सब आने लगेगा, वाचन वचन कुल आ जाएगा उनमें। तो ये सब अभी है ये नहीं। अभी हम कौन टॉपिक हमारे कौन चीज है वो, तो वही पे रहे ना। बिठा दे के क्लियर है कि नहीं? कोनो दिक्कत है वो किसी को? तो हिंदी साहित्य तक आ गए हम लोग। देखिए, जब यह 1000 ईस्वी से अभी तक की जो घटना है वो सब कहाँ आएगी वो? हिंदी साहित्य में। 1000 ईस्वी से लेकर अभी तक की घटना, बाकी सब हिंदी साहित्य में नहीं है ना। अब यहां से सुनिएगा, देखिए 1600 ईस्वी में आया बाबू अंग्रेजवा शब्द, समझ में गया? 1600 में आने के लिए पुर्तगाली 1498 में आ गए ना। लेकिन 1600 में अंग्रेज, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी, ठीक है। 1608 में आ गया अंग्रेजों का, अब 1608 से आना चालू हो गया ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि बाकी जो इसके पहले आए थे, पुर्तगाली हो गए, फ्रांसीसी हो गए, ये लोग जब आए थे, डच आए, ये लोग जब आए थे तो इन लोगों का मेन मकसद था बाबू यहाँ पे केवल लूटना
यहाँ के चीजों को, और उसके बाद अपने यहाँ चले जाना, या लूटने के उद्देश्य से आए थे। लेकिन जब अंग्रेज आए यहाँ पे, तो वह लोग केवल लूटने के उद्देश्य से नहीं आए थे। वह यहाँ जब आए तो उनको लगा कि यार यहाँ पे शासन किया जा सकता है, यहाँ एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है, अब कोनो मतलबे नहीं है यहाँ पे ई गदवन के कि एक राजा अगर दूसरे राजा से लड़ रहा है तो अगर दूसरे को भड़का रहा है, मतलब दूसरा अगर लड़ रहा है, तीसरा कोनो इंटरफेयर नहीं कर रहा है उनके बीच में। ये सबके लिए बड़ा अच्छा हो गया कि बस बहुत आसानी से पराज किया जा सकता है। एक को चढ़ा दो, एक एहू के चढ़ावो, एक यहाँ अपन दूत लगा दे, यो चढ़त रहे, दोनों लड़ जाए, जौन कमजोर है ओकरे यहाँ हम अटैक करके वो के जीत ले, और के जीती कर रही। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए दो लोग है, ए और बी, आई अंग्रेजवा है, ये अपने एक दूत के यहाँ लगा दे, एक दूत के यहाँ भेज दे, ये एकरे राजा के चढ़ा रहा है खूब, अरे ऐसे है वैसे है ऐसे है वैसे, ये के चढ़ा रहा है, आई दोनों लड़ गए। मान लीजिए ए वाला हार गया, ए वाला हारा है तो एक सेना के नुकसान नहीं हुआ होगा? हुआ होगा ना, इसकी सेना भी नुकसान हुई होगी। तो अब इसकी सेना नुकसान हुई है, क्षतिपूर्ति हुआ है, बहुत चीजें एक साथ घटित हुआ होगा, कि एक युद्ध में बहुत चीजें चली जाती है ना, नुकसान बहुत ज्यादा होता है। अब ये अंग्रेजवा है, ये क्या कर देगा, एके हरा देगा, एके हरा दिया तो है पहले ही से जीतल है, तो यो हो गया एकर, यो हो गया एकर, आए के ज्यादा लड़ना भी नहीं पड़ेगा। समझा क्या? ये कर करके पूरे भारत पे राज कर लिए सब, फूट डालो राज करो, उनका नीति था फूट डालो राज करो, दोनों के यहाँ लगा देते थे अपन। अच्छा, ऐसा व्यवस्था देते थे सब कि हम तुक लेने को कुल व्यवस्था देते, कोनो दिक्कत ना, हमारे दूत रही है तोरे यहाँ, तुम्हारा सेवा सत्कार कुल करी, हाँ हाई फैसिलिटी मिल रही, हाई तो के टैक्स ज्यादा दे भाई दे, राजा मार खुश है जा। ओकरे ही नहीं पता कि जो दूत बन के ओकरे यहाँ गया है ना, उस सब ओकरे घरे के जानकारी ले रहा है, यानी कि कब सेना छुट्टी पर जाती है, कब खाना खाने जाती है, कब कितने बजे सोती है, क्या करती है, कुल इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है वो। जौने टाइम सुते का समय वही टाइम आके रहते देता था, जा सुता रहा उधर। समझा गया? ये सब खूब हो रहा था। समझा गया कि नहीं? क्लियर है? तो ये अंग्रेजवा जो आए थे तो किसके लिए आया था? वो राज करने के लिए। तो वो अपने साथ, देखिए अगर कहीं पे राज करना हो, जैसे मान लीजिए कि अगर इसके घर पे इसको राज करना है तो ऐसे नहीं होगा, इसके लिए इसके घर पे क्या चीजें चल रही है एक तो पूरी जानकारी होनी चाहिए, एक भाषा भी एक आना चाहिए। भाषा नहीं पता रहेगा तो वो कुछ आपस में बतिया के वो खुदे राजनीति कर लेगा, तोरे कौन चीज समझ में आएगा ना। एकरे लिए ये एक व्यक्ति को लेकर के आया बाबू, अंग्रेजवा सब एक व्यक्ति को लेकर आए थे, उसका नाम था जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या नाम था? ग्रियर्सन। और इसको यह ड्यूटी दिया गया, इसको यह काम दिया गया कि आप क्या कीजिए कि भारत में अभी तक जितनी भाषाएं बोली गई हैं उन सभी का अध्ययन कीजिए, खूब विस्तार से अध्ययन कीजिए, और ओके आप जो है अलग अलग एकदम पढ़ करके एकदम किताब उताब लिखा, खूब बढ़िया से विभाजित करके अपने तरीका से कन्वर्ट कर दो ना, भाषा का अध्ययन कीजिए। हम आपको बता दिए वैदिक से चालू हुआ था, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश से ही अगर आपके एग्जाम में मिल जाए वो कि बताइए हिंदी का विकास कौने भाषा से? अपभ्रंश से। अपभ्रंश कोने से? प्राकृतिक से। प्राकृतिक कोने से? पाली से। पाली कोने से? लौकिक से। और लौकिक कोने से? वैदिक से। समझा गया कि नहीं? ऐसे तो अगर जॉर्ज ग्रियर्सन को यह दिया गया, जॉर्ज ग्रियर्सन क्या किया कि सबका अध्ययन किया ना, और जो हिंदी था, हिंदी साहित्य, उसको वह बांट दिया 11 भाग में। कितने भाग में बांटा? 11। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन, हिंदी साहित्य को सबसे पहले विभाजित किया। समझ में गया? हिंदी साहित्य को सबसे पहले किसने बांटा? जॉर्ज ग्रियर्सन।
हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा? 11 भाग में। क्योंकि अंग्रेज ऐसा था, एक अंग्रेजवा को हम लोग पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, पढ़ के कौन सी होगा, एक पढ़ने का कोनो मतलब है? कोनो मतलब नहीं है ना। अंग्रेजवन की ज्यादा प्राथमिकता नहीं दिया कीजिए। हाँ, रासो साहित्य 1000 ईस्वी तक पृथ्वीराज रासो पढ़े होंगे आप लोग, पृथ्वीराज चौहान के विषय में नहीं पढ़े? 10 में दिया है, झकबे नहीं किया किताब में, का लिखल है? हाँ, आपसे ये भी पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य का सबसे पहला ग्रंथ रासो साहित्य, जिसमें पृथ्वीराज रासो के किसकी रचना है? चंदर बरदाई। रासो साहित्य समझ में गया? तो यहां से आपका चालू होता है। हिंदी साहित्य का ग्रंथ माना जाता है कौन बाबू? रासो साहित्य। रासो साहित्य, ठीक है। अब कुछ रासो साहित्य का हम नाम बता, 4-5 तो है सब, हम नाम बताते हैं और उसकी रचना, उसको आप लोग याद कर लेंगे। पहले बोलेंगे भाषा को कितने रूपों में बांट सकते हैं बाबू? 2, एक व्यापक और सीमित। सीमित का अर्थ ही हो जाता है वांग्मय। वांग्मय का अर्थ क्या होता है? साधन। वांग्मय को कितने भागों में बांट सकते हैं बाबू? 3। कौन कौन? वार्ता शास्त्र, साहित्य। बताइए, सबसे पहली भाषा संस्कृत। सभी भाषाओं की जननी भारत में कौन है? संस्कृत। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत के बाद बना पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश के बाद हिंदी। याद रहेगा ना? हाँ, छोड़े नहीं है। उस संस्कृत का ही 2 भाग है, एक वैदिक और एक उसी का 2 भाग है ना। अच्छा, इसके बाद हम आपको बता दिए जॉर्ज ग्रियर्सन ना, रासो साहित्य बताए। चले, पृथ्वीराज रासो पहली रचना कौन है वो? पृथ्वीराज। ऐसे पृथ्वीराज रासो ये कौन लिखा है? चंदर बरदाई। कौन लिखा था? चंदर बरदाई। बरदाई, कहीं कहीं चंद्र बरदाई लिखा होता है। फिर विसल देव रासो, विसल देव रासो, नरपति नाल लिखे हैं बाबू। कौन लिखे हैं? नरपति नाल, नरपति नाल। फिर खुमान रासो, खुमान रासो। दलपति विजय, कौन लिखे है वो? दलपति, दलपत विजय, कहीं दलपत विजय होता है, दलपत विजय, दलपति नहीं, दलपत विजय। और एक है वो परमाल रासो, एक का नाम क्या है? परमाल रासो, परमाल रासो। परमाल रासो के लेखक है वो जगनिक। कौन है? जगनिक। तो बताइए, हिंदी साहित्य का विकास कोने से माना जाता है? किससे माना जाता है? फिर से बोलिए। रासो साहित्य। पृथ्वीराज रासो की रचना? पृथ्वीराज रासो की रचना। फिर से बोलिए, एक बार और बोलिए, फिर से बोलिए। विसल देव रासो, विसल देव रासो, विसल देव रासो, विसल देव रासो, विसल देव रासो। खुमान रासो, खुमान रासो, खुमान रासो, खुमान रासो। परमाल रासो, परमाल रासो, परमाल रासो। ठंडा लग रहा है।
मार हुई से बोलिए। हिंदी साहित्य, अगर साहित्य की बात करेंगे वो साहित्य किसे कहेंगे? तो साहित्य वांग्मय का वह भाग है प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, वो क्या कहलाता है? साहित्य। और हिंदी का विकास कैसे हुआ था? सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर समझा क्या? अच्छा ये बताइए, हिंदी का विकास कौन भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से। कैसे हुआ है? अपभ्रंश से, ठीक है ना? अच्छा, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी मानी जाती है? संस्कृत। आर्य कौन भाषा बोलते थे? संस्कृत। आर्य कहाँ से आए थे? ईरान से। कहाँ से आए थे? ईरान से। याद रहेगा। मतलब हिंदी साहित्य का विभाजन सबसे पहले किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने किया था? फिर से बोलिए, एक बार और बोलिए बाबू, फिर से बोलिए, किसने किया था? अब बताइए, हिंदी साहित्य का सबसे पहला साहित्य माना जाता है कौन साहित्य? अच्छा, उसमें भी कौन? पृथ्वीराज। याद रहेगा, पृथ्वीराज रासो के लेखक, पृथ्वीराज रासो के लेखक। फिर से बोलिए, विशलदेव रासो, विशलदेव रासो, खुमान रासो। देखिए, खुमान का अर्थ होता है घमंड। खुमान का अर्थ क्या होता है? घमंड। घमंड में व्यक्ति हो जाएगा जब विजय प्राप्त कर लेगा। तो याद इसे कर लो, खुमान रासो, दलपत विजय, ठीक है? परमाल रासो, परमाल रासो, परमाल रासो, ये आपसे पूछेगा बहुविकल्पी में, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा यार। ये सब साहित्य में अब हम लोग इंटर कर रहे हैं धीरे धीरे। समझ में आया? कोनो दिक्कत है? हाँ, कह नहीं 4-5 ठो है, और भी होंगे, लेकिन मुख्य जो है तो हम बता रहे ना। हाँ, इससे है बहुत है, तब सबको थोड़ी पढ़ना है बाबू। आप बाकी के लिए आप बुक उठाइए। थोड़ा बहुत बुक भी देख लिया कीजिए। थोड़ा बहुत बुक का अध्ययन आपको करना पड़ता है। कितना भी अगर कोई पढ़ा देना, उसमें क्या रहता है वो कि देखिए, वह पढ़ाया तो है, आपको एक क्राइटेरिया दे दिया, हालांकि सभी मैटर हम आपको दे देंगे, कुछ थोड़ा बहुत बच जाएगा तो उसको आपको देखना पड़ता है। हिंदी साहित्य समझ में आ गया? कोनो दिक्कत किसी को? अगर कहें वो हिंदी साहित्य का सबसे पहले विभाजन किसने किया? किसने किया था? हिंदी साहित्य का सबसे पहला साहित्य रासो साहित्य। कौन सा है? रासो साहित्य। याद रहेगा ना? देखिए, वो अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, इसमें क्या है कि और लोग भी जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन विभाजन किया, उसके बाद बहुत लोग आए बाबू जो विभाजन किए ना, अलग अलग विभाजन किए कई भागों में। कुछ लोग 3 भागों में बांटे, कुछ लोग 4 भागों में बांटे, कुछ लोग 5 भागों में बांटे, अलग अलग इसको बांटे हिंदी साहित्य को। ग्रियर्सन कितना भाग में बांटा था? इसमें आते हैं रामचंद्र शुक्ल, और उन्हीं का मेन है बाबू ना, रामचंद्र शुक्ल। वह बांटते हैं बाबू एक 4 भागों में। कौ भागों में बांटते हैं? 1, 2, 3, 4 भागों में। कौ भागों में बांटते हैं? 4 ना। तो हमें जो पढ़ना है वो किसका पढ़ना है? रामचंद्र शुक्ल का विभाजन। आपके बुक में भी दिया होगा रामचंद्र शुक्ल का। ऑथेंटिक माना जाता है किसका? रामचंद्र शुक्ल का। बाकी लोग अलग अलग कई लोग बांटे हैं ना, तो आपको कई लोगों का नहीं पढ़ना है, आपको किसका पढ़ना है? तो रामचंद्र शुक्ल के आधार पर हम लोग देखते हैं वो एक विभाजन। मिटा दें? रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल ठीक लिखे के अनुसार विभाजन।
हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखा जाए वो क भाग में बांटे। तो इन्होंने बांटा था सबसे पहले आदिकाल, क्या बांटा वो? आदिकाल। इसके बाद भक्ति काल, भक्ति काल, फिर रीति काल और फिर आधुनिक काल। ये कब भाग हो गया? चार। ये 4 भागों में बांटा था। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। कितने भागों में बाबू? 4 भागों में ना। कहां से कहां तक? आदिकाल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है? नहीं, 4 ना। पांचवा देसी घी ईटीसी नहीं है। अरे ईटीसी मतलब इत्यादि। 4 बाटे है तो कौन सी आदि? देखिए, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदि का अर्थ क्या होता है बाबू? आदि हम एक पहला को उठा ले। अच्छा, सबका पहले डेट बता देते हैं, उसके बाद पहले आप लोग ये बता लीजिए कि आदि काल का अर्थ क्या होता है। आदि मतलब क्या होता है? सुने होंगे महादेव के लिए प्रयोग में लाया जाता है, आदि है ना अंत है उनका। दोनों बहुत सारे नहीं होता। आदि का अर्थ होता प्रारंभ। आदि का अर्थ कौन सी होता है? प्रारंभ ना। जैसे अगर आप कोनो चीज लिखे भी है, आगे लिख रहे हैं आदि ना होते, मतलब ये कि प्रारंभ का लिख दिए, अगवा बाकी है। नहीं समझे? आदि का अर्थ कौन सी होता है? प्रारंभ। गाना है ना कि आदि है ना अंत उनका, ये सब गाना इनका उनका करके है। अरे गाना है, आदि है ना अंत है, एक मतलब क्या है? न प्रारंभ है और न समापन है। आदि का अर्थ कौन सी होता है? प्रारंभ। आदि का विलोम कौन सी होगा? अंत। आदि का विलोम अंत। ठीक है। तो कुछ गाना से बस सीरियल देख बुझा। हम गाए। चले देखिए, अब इसकी टाइमिंग देखिए। 1000, हम 1000 से ही चालू है ना। हिंदी साहित्य हमको कहाँ से पढ़ना है? 1000 हिंदी आया तब से देखेंगे ना। 1000 से लेकर के 1350 ईस्वी तक कौन है बाबू? आदिकाल। अब देखिए, अलग अलग बुक में उठाइएगा ना तो अलग अलग डेट मिलेगा। अलग अलग बुक में अलग अलग डेट फिक्स नहीं है। हम जो बता रहे हैं हम कितने अनुसार बता रहे हैं, इस चीज पे ध्यान रखिएगा ना। एनसीईआरटी जो मानती है वही का, एनसीईआरटी रामचंद्र शुक्ल का बताती है इतना। बाकी आप अलग अलग बुक उठाएंगे तो कोनों में 1500, कोनों में हेकर, कोनों में होकर, ऐसे ही। लेकिन चालू 1000 से करेंगे सब ना। समझ में गया कि नहीं? बाकी है सब कम बेसी कर देते हैं सब ना। तो अलग अलग है, लोग अलग अलग अपना दिए हैं, वो मत के अनुसार बांट दिए लोग ना। भक्ति काल 1350 से लेकर के 1650। हाँ, क्या भक्ति काल? अरे भक्ति मतलब श्रद्धा होता है भगवान के प्रति। यहाँ केकर भक्ति है? भगवान के प्रति। यहाँ जो पति पत्नी के प्रति भक्ति। नायक नायिका प्रेम यहाँ। हाँ, ये तो पता है। आई बता तो दिए। भगवान के प्रति अगर आपका प्रेम है, भक्ति की टाइमिंग है। भक्ति मतलब होता है श्रद्धा, भगवान के प्रति आस्था। अब 1650 से लेकर के बाबू यह चलता है
1900 1800 300 साल लगभग गए हो। कितना आ जाएगा? 1950 आएगा शायद। रुको देख लेते, 1850 या 1950 है। अलग अलग विभाजन है बाबू। छंद, ठीक है, खुल जा खुल जा खुल जा। 1850 है बाबू, ठीक है, 1850। 1650 से 1850, और ये 1850 से लेकर के अब तक इधर वाला आ रहा है। अब तक नहीं आया है, चलो अब तक। चले, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विभाजन बोलिए अब, कितने पार्ट में? 4। कौन कौन? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदि का मतलब प्रारंभ। देखिए ये खुद ही बता रहा है कि विभाजन काल मतलब समय। इस समय का विभाजन हम कर रहे हैं पहले से, प्रारंभ का काल, यानी पहले का समय कैसा था। उसके बाद जब भक्ति उक्ति में लोग लीन हो गए तो ओके देखा गया। फिर यहाँ प्रेम प्रसंग की ज्यादा बात होगी, और यहाँ अभी के दृष्टिकोण में 1850 के बाद 1857 में क्रांति हो गई। 1857 के बाद चीजें सब बदली थी ना, तो वहां पर याद रहेगा। कोनो क्रांति होती है तो ऐसा नहीं है कि ओकर क्रांति का मतलब क्या होता है? बदलाव। एकाएक चल रही व्यवस्था में, एकाएक कोई व्यवस्था चल रही है, उसमें एकाएक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए तो क्या हम लोग क्या कहते हैं? क्रांति ना। जैसे कहते हैं हरित क्रांति, हरित सुने होंगे, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति ना, मत्स्य क्रांति। चल रही व्यवस्था में एकाएक परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए तो क्या हम लोग कहते हैं बाबू? क्रांति ना। अंग्रेजवा जब यहाँ शासन कर रहे थे तो वो सब व्यवस्था अपन किए थे, तो उम्मा जो है कुछ समय पहले से ही बदलाव की प्रक्रिया यहाँ की जनता सोच रही थी किसी तरह से बदलाव हो जाए, एक लिए वह प्रयास कर रही थी ना। तो 1857 में यह हो जाता है आंदोलन, मार तोड़ फोड़, अंग्रेजों के चुन चुन के मारना चालू हो जाता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। तो इतिहास वाले में हम लोग देखेंगे ना। तो 1850 से लेकर अब तक आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। एक टाइमिंग कितना है वो? 1000 से एक और एक इसका बोलिए वो। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विभाजन क भाग में? कौन कौन? बताइए। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार? विसल देव के नाल। परमाल रासो? इसीलिए हम डाक गए इसीलिए काज की तुकले ने न क्रम पकड़ ले लो जा, तो हम डाक गए थे जा। तो सबसे नीचे वाला पूछ दिए। जगनिक। खुमान रासो? हाँ, दलपत विजय। इसे याद रखा जा। हिंदी साहित्य का विभाजन सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? कितने भाग में बांटा था? अगर हिंदी साहित्य का सबसे पहला साहित्य माना जाए तो किसको माना जाएगा? रासो साहित्य को। याद रहेगा। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। हम आदिकाल को ले लेते हैं अब, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे पूरा, फिर हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल को, फिर पढ़ेंगे रीति काल को, फिर आधुनिक काल को। इसीलिए कह रहे हैं 10-12 दिन का है, एक एक ठो, एक दिन में खत्म नहीं होगा ये। अभी आदिकाल आज चालू कर देंगे ना, बहुत बड़ा है हिंदी साहित्य का। अच्छा, हिंदी साहित्य में कोनो दिक्कत नहीं ना हो रहा है? याद हो जा रहा है कि नहीं? अगले हफ्ता तक याद रख सकते हैं?
लिखवाएंगे नहीं, अगले हफ्ता में लिखवाएंगे, या तो उस पे रहेगा, आप लोग लिख सकते हैं। अरे ये चीजवा आप बोलेंगे, हम वो चीजवा आप अपने से लिख सकते हो, मुतहिये सुन के लिख सकते हैं। मिटा दें। देखिए आप लोग एक चीज जानिए, वो अगर आप खुद से जो नोट्स बनाते हैं ना, ओकर कौनो तोड़ नहीं है। आपके द्वारा बनाया गया नोट्स हर समय आपके साथ खड़ा मिलेगा, समझा क्या? हमारे कभी भी देखिएगा ना, हम खुद अपने से इधर उधर से खोज के जैसे भी, वो हमार खुद का नोट्स है। यही लिए आपको कहाँ समझ में आता है, सिस्टमेटिक है सब, एक क्रम से। अब आपको पहले कहाँ से चालू किया, साहित्य पहले बताए कौन सी होता है, फिर हम ले आए हिंदी का विकास कैसे हुआ, फिर हिंदी साहित्य को पढ़ा कहे गया, ग्रेजुएशन काहे चालू किया, ये बताए। कि क्रम है, सिस्टमेटिक। अच्छा, यही में क्या होगा कि इधर उधर का पढ़ा देंगे सब, कोनो इधर का पढ़ा देंगे, को हिंदी चालू करेंगे सब विभाजन से, जा आदिकाल भक्तिकाल, कोनो को समझे में नहीं आ रहा है कौन सी आ गया है, का एक टोप समझे में नहीं आएगा। तो किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हैं तो एक सिस्टमेटिक क्रम से पढ़ते हैं ना, तो बड़ा बेहतरीन होता है। और वो क्रम से कब होगा, जब आपका नोट्स बढ़िया होगा। आप नोट्स जो बनाइए वो एकदम सिस्टमेटिक होना चाहिए, कि इसके बाद यह, इसके बाद ही, हर एक छोटी से बड़ी घटना। देखिए हम इतिहास की चीजें इसमें बोल दे रहे हैं, क्योंकि इतिहास का भी सेक्टर इसी से जुड़ा है। अगर अंग्रेजवा नहीं आए होते तो ग्रेजुएशन नहीं पढ़ा होता, समझा क्या? तो जुड़ा है। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेट है। अब इतिहास, संविधान, कोई भी सब्जेक्ट बाबू अलग नहीं है, सब जुड़े हैं। लेकिन अब वो ये है कि आप पढ़ कैसे रहे हैं, क्या आप एक तो डेट ठेकर पढ़ रहे हैं, एक तो डेट होकर पढ़ रहे हैं, एक तो एक इधर पढ़ रहे हैं, एक तो उधर पढ़ रहे हैं, तो यही से खाच पाच रहता है। लेकिन आप एक सिस्टमेटिक क्रम से पढ़ते हैं ना, जब एक डेट को पढ़ते हैं, देखिए पढ़ने का सही तरीका यही है कि जिस दिन आप पहला डेट पढ़े, मान लीजिए अगर आप 1947 का पढ़े कि भारत को आजादी मिली 1947 में, तब 1947 में और कौन कौन चीज हुआ, वो आपको देख लेना चाहिए वही समय। और जब जब 1947 आए तब तक वो रिकॉल हो जाए, यार यो हुआ था, यो हुआ था होता है ना। तो इससे वो सब चीजें को रिलेट रहती है। अब बस केवल आप एक बार देख लेते हैं तो याद हो जाता है कि इससे है। इसीलिए आप नोट्स अपने हाथ से खुद से बनाया कीजिए, कहेंगे तो लिखवा देंगे बाबू लोग। चलिए आदिकाल को देखा जाए। आदिकाल की टाइमिंग बोलिए, और भक्ति काल की, रीतिकाल की, आधुनिक काल की। देखिए आदिकाल को अगर कहेंगे ना, तो आदिकाल को अलग अलग विद्वान अलग अलग नाम से बुलाए हैं बाबू ना, अलग अलग नाम से इसको बुलाया गया है। आदिकाल उठा लेना, आदिकाल अलग अलग विद्वान इसको क्या किए हैं बाबू, अलग अलग नाम से बुलाए। अगर हम बात करें आदिकाल को चारण काल क्या कहा गया, यहां हम लिख देते हैं नाम, आदिकाल का नाम, ठीक है। आदिकाल को अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिया गया नाम ना। तो आदिकाल को सबसे पहले कहा गया चारण काल, क्या कहा गया, और भी लोग कहे हैं लेकिन पहले तो नहीं कहिए, लेकिन ये कहिए कि आदिकाल को चारण काल। आदिकाल को चारण काल किसने कहा था, राम कुमार वर्मा। किसने कहा था बाबू, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने इसको क्या कहा था, चारण काल। क्या कहा था, राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था, राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था, आदिकाल को चारण काल कहा जाता है ना, आधुनिक काल को तो नहीं कहा जाता। ऐसे पूछेगा आपसे तो बताइए निम्न में से किसको चारण काल कहते हैं, आदिकाल को, ठीक है। अच्छा इसके बाद आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, हाँ विभाजन हुए किए है ना, तो कौन कहेगा,
तो रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल। और इसी आदिकाल को बाबू वीर गाथा काल भी किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल। वीर गाथा काल। तो आपसे पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन वीर गाथा काल है? तो आदिकाल। कौन है? आदिकाल, ठीक है। और ये कहे कि बताइए आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? याद रहेगा? बताइए आदिकाल को वीर गाथा काल, आदिकाल को वीर गाथा काल, आदिकाल को वीर गाथा काल। देखिए इसको आदिकाल एक लोग और हैं बाबू जिन्होंने कहा था, उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इसको क्या कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने भी इसको क्या कहा? वो आदिकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी क्या कहा? आदिकाल। आप लोग भी कह दिए एक तो तुनों पुजारी को लिख देते अब बताइए कि ये चीज जब कई लोग जब कह रहे हैं तो उनका लिखा रहता हम तो कब के लिए जाए लिख दे अपन समझा गया कि नहीं? तो बताइए आदिकाल को चारण काल किसने कहा? आदिकाल को चारण काल। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? देखिए आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो? यहाँ लिखे, नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख देते हैं ना, सिद्ध सामंत काल। आदिकाल को ही क्या कहा जाता है? वो आदिकाल को ही क्या कहा जाता है? और यह कहा था राहुल सांकृत्यायन। राहुले रहने दे क्या, सांकृत्यायन जी राहुल सांकृत, अरे ठीक, राहुल जी राहुल जी किसने कहा था? देखिए कभी भी ना जो चीज टफ लगे बाबू, एक चीज जानिए। अच्छा अब इसको आप लिख सकते हैं ना, तो कभी भी जब कोई डेट रहे चाहे ऐसा रहे, अगर कहीं लिखा है 1859 ना, तो एक दो बार तीन बार प्रयास कीजिए, नहीं याद होता 1860, आगे लिख दो आसपास हो गया 1860 के आसपास हो गया। हाई तो लिखे लेंगे, अब तो आप लिखे लेंगे, लेकिन याद करते समय ज्यादा हेपो प्रेशर न पड़े, इसलिए राहुल जी समझे क्या? याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप चीजों को आसान करके याद कीजिए, नहीं तो ओके कठिन करके याद कीजिएगा ना, वो याद नहीं होने वाला, वो इतना ऐसा लग जाएगा कि अरे बाप रे ये तोप है, तो दिक्कत नहीं लगता है। बोले राहुल सांकृत्यायन किस क्या कहा था वो? किसको कहा था? किसको कहा था? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? किसने कहा? देखिए बीजक, आदिकाल को वो बीजक कहते हैं। क्या कहते हैं? और महावीर प्रसाद द्विवेदी किसने कहा था? बीजक काल। बीजक काल ये किसने कहा बाबू? महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए हम लोग यहाँ से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। चलिए एकदम प्रारंभ से बताइए तो भाषा को दो रूपों में बांटा गया बाबू, एक व्यापक और एक सीमित। भाषा का अर्थ ही हो जाता है वांग्मय। भाषा का अर्थ क्या हो जाता है? वांग्मय। वांग्मय का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्ति का साधन,
याद रहेगा ना। अच्छा बताइए, अभिव्यक्ति के कितने साधन, कितने रूपों में, कितने अंगों में बांट सकते हैं वांग्मय को? यानी 3 रूपों से हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं ना। एक वार्ता के रूप में, छात्र और सही, जिसमें शब्द का महत्व कम है और अर्थ का महत्व ज्यादा है बाबू, वो क्या कहलाएगा? जिसमें शब्द का महत्व ज्यादा है, अर्थ का महत्व कम है, वो क्या कहलाएगा? अवांग्मय का वह भाग जिसमें शब्द और अर्थ दोनों में प्रतिस्पर्धा है, युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, वो क्या कहलाएगा? साहित्य। क्लियर है? अच्छा, हिंदी का विकास, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? तो इसके लिए सबसे प्राचीन भाषा कौन मानी जाती है? संस्कृत। संस्कृत को हम लोग कितने भागों में बांटे? 2, एक वैदिक संस्कृत और एक वैदिक संस्कृत की टाइमिंग क्या थी बाबू? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। अच्छा, फिर इसके बाद आया लौकिक, उसका कितना था? अच्छा, फिर क्या आया? पाली, पाली का, फिर पाली के बाद प्राकृत, उसका 500, और फिर इसके बाद क्या आया? अपभ्रंश का। अच्छा, उसके बाद हिंदी का। समझ में आ गया कि नहीं? अगर आपसे कहे कि बताइए सभी भाषाओं की जननी भारत में कही जाती है, कौन कही जाती है? संस्कृत ना। अगर आपसे कहे कि हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से। कौन से हुआ है? भाषा क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान, क्या कहलाता है? भाषा। किसी को कोई दिक्कत? आगे की ओर बढ़े। बताइए, हम लोग पढ़े वो हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? सबसे पहले विभाजन का काम किसने किया था? किसने किया था? कितने भाग में बांटा था? अच्छा, इसके बाद हम लोग देखे किसको? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ना। कितने भाग में बांट दिए? नाम बोलिए। अगर हिंदी साहित्य का सबसे पहला ग्रंथ कौन माना जाएगा? रासो ग्रंथ या रासो साहित्य ना। इसमें बताइए, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदर वरदाई। अब विशल देव रासो, हाँ, कुमान रासो, दलपत विजय, परमाल रासो, जगनेक। याद हो गया? अच्छा, इसके बाद अब वो आदिकाल को हम लोग कितने कितने भाग, आदिकाल की टाइमिंग बोलिए? 1350। फिर इसके बाद आया भक्ति काल, और फिर इसके बाद रीति काल, इसके बाद आधुनिक काल। याद हो गया सब? आदिकाल को बताइए किसने चारण काल कहा? आदिकाल को चारण काल, आदिकाल को चारण काल, आदिकाल को चारण काल, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल को आदिकाल कहा। वीर गाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। आदिकाल को आदिकाल 2 लोगों ने कहा था। याद हो गया? बताइए, सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? किसने कहा था? फिर से बोलिए, एक बार और बोलिए। बीजक किसने कहा? बीजक काल किसने कहा? बीजक ग्रंथ नहीं मानिएगा, एक नाम दिया गया है, ग्रंथ अलग है ना। ग्रंथ अलग लोग, हम यहाँ कह रहे हैं आदिकाल को किसने क्या नाम दिया। तो बीजक काल किसने कहा? याद रहेगा? हाँ, जितना पढ़े उतना याद है। तो अब आगे का क्लास नेक्स्ट दिन। धन्यवाद।